हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, सारे वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो जेकेपी वाटर बटालियन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है? सब्जेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी या इन्वायरमेंट बोलिए आप, या बायोडाइवर्सिटी का के टॉपिक्स बताइए, एक ही बात है। तो इकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो मैं इसी में आपको पढ़ाऊंगा। ये भी एक मैराथन क्लास होगी, एक ही लेक्चर में हम सारा इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। ये पर्टिकुलरली जेकेपी बॉर्डर बटालियन के स्टूडेंट्स के लिए ये है। ठीक है, ये वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगर हम देखेंगे इन्वायरमेंट का मतलब हम पहले समझेंगे। इन्वायरमेंट हम किस चीज़ को बोलते हैं? मेरे दोस्तों देख लीजिए, इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ आती हैं जो हमारे आसपास हैं। एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट है। और हर वो कोई चीज़ जो हमारे आसपास हैं, उसमें लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट क्या हम किसको कहते हैं? एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस। उसमें फिर लिविंग चीज़ें भी आएंगी और नॉन लिविंग चीज़ें भी आएंगी। जैसे हमारे आसपास पेड़ हैं, पौधे हैं, हमारे आसपास एनिमल्स रहते हैं, हमारे आसपास हमारे अपने ही ह्यूमन बींग्स रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। इसमें हमारा एटमॉस्फेयर भी आएगा, इसमें हमारे रिवर्स भी आएंगे, हमारे इस इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट्स भी आएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ लैंड। एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब देख लीजिए, ऑन एवरी 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल 5 जून, याद रखना है आपको, हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून आपको याद रखना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इकोलॉजी की, टर्म इकोलॉजी जो है मेरे दोस्तों, टर्म इकोलॉजी जो है, ये किसने कॉइन की थी? इट वाज कॉइन्ड बाय हैकल। ठीक है, हैकल आपको याद रखना है। ठीक है, टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय विच एनवायरमेंटलिस्ट? तो आपको याद रखना है, इट वाज कॉइन्ड बाय हैकल। ठीक है, इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? इकोलॉजी इज द साइंस सेक्शन दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड अदर एलिमेंट्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड अदर एलिमेंट्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जो साइंस इसके साथ डील करता है। यानी कि इकोलॉजी जो है मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो किसके साथ डील करता है, जिसमें क्या किस चीज़ की पढ़ाई की जाती है? जिसमें रिलेशनशिप देखी जाती है लिविंग थिंग्स का। ठीक है, ये मान लीजिए जैसे तरीके से हम लिविंग बींग्स हैं, ये देखा जाता है कि हम लिविंग बींग्स की रिलेशनशिप क्या है हमारी सराउंडिंग्स के साथ। हम लिविंग बींग्स, हम लिविंग थिंग्स की जो रिलेशनशिप है वो एयर के साथ कैसी है, वाटर के साथ कैसी है, वो बाकी लिविंग थिंग्स के साथ कैसी है, इकोलॉजी में यही चीजें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी किसके साथ डील करता है? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, एंड रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड अदर नॉन लिविंग थिंग्स, या हम कहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सराउंडिंग एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले बोला, उसमें लिविंग थिंग्स भी आते हैं और उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, तो आप याद रखना इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो इकोसिस्टम है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living things interact among themselves and also with the surrounding environment। तो इसका मतलब है इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जिसमें लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छा, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे लिविंग थिंग्स भी, नॉन लिविंग थिंग्स भी, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, ये भी है ना, लिविंग थिंग्स में आते हैं ये भी। तो हम लिविंग थिंग्स कैसे, हम ह्यूमन बींग्स कैसे वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं? हम वाटर को पीते हैं, वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं, है ना,
आग बुझाने में उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा इंटरेक्शन है वाटर के साथ। अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, है ना। तो ये हमारा इंटरेक्शन है एयर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो इकोसिस्टम में भी ऐसा ही होता है। उसमें ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करता है, लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे हम एनिमल्स को खाते हैं, है ना, हम प्लांट्स को खाते हैं। ये हमारी इंटरेक्शन है किसके साथ, ये हमारी इंटरेक्शन है प्लांट्स के साथ या बाकी पेड़ पौधों के साथ। हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, वो यही कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, है ना। तो ये एक इंटरेक्शन है हमारी प्लांट्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। टर्म देख लीजिए, मैंने आपको बोला अभी, टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय हैकल। इकोलॉजी याद रखना, टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय हैकल, वो मैंने ऊपर आपको बताया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी, टर्म इकोसिस्टम याद रखना 1935 में ये एजी टानसले ने दी थी। किसने, एजी टानसले ने इकोसिस्टम दी ये टर्म, लेकिन इकोलॉजी की टर्म हैकल ने दी थी। तो इकोसिस्टम में, ये जो इकोसिस्टम है मेरे दोस्तों, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, यानी कि इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बायोटिक, क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट। अब मैं आपको यहीं पे बताने वाला हूं, जो बायोटिक कंपोनेंट होता है मेरे दोस्तों, इसमें लिविंग थिंग्स आते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स भी है ना, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम के दो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, दो कंपोनेंट्स हैं। एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक में, बायोटिक कंपोनेंट जो है इसमें वो चीज़ें आती हैं जो लिविंग है। क्या है, इसमें वो चीज़ें आती हैं जो लिविंग है। और एबायोटिक में वो चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग है। क्या है, जो नॉन लिविंग है। आ गया समझ में। जैसे अगर हम बायोटिक जो कंपोनेंट है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, इसमें एनिमल्स भी आएंगे, ठीक है, बायोटिक में। इसमें प्लांट्स भी आएंगे, इसमें ट्रीज भी आएंगे, इसमें फॉरेस्ट्स आएंगे, है ना, इसमें तरह तरह की लिविंग चीज़ें आएंगी। तो एबायोटिक की अगर हम बात करेंगे, एबायोटिक में आपका हाइड्रोस्फीयर आएगा, ग्लेशियर्स आएंगे, अर्थ आएगी, सॉइल आएगी, है ना, एटमॉस्फेयर आएगा जो कि नॉन लिविंग है। इसमें स्टोन्स आएंगे, सॉइल आएगी, माउंटेन्स आएंगे, जो सभी के सभी क्या है, नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब है कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक थिंग्स। इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे, इकोसिस्टम एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल वो इकोसिस्टम होता है दैट एग्जिस्ट्स ऑन लैंड, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हम उस इकोसिस्टम को बोलते हैं जो लैंड पे एग्जिस्ट करता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम हम उस इकोसिस्टम को बोलते हैं जो वाटर में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फॉरेस्ट्स में एक तो अपने देवदार होते हैं, ट्रीज होते हैं, और साथ साथ में हर्ब्स भी होते हैं, शर्बस भी होते हैं, और साथ साथ में वहां पे आपको बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आपको वहां पे लाइन भी देखने को मिलेगा, स्नेक्स भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे वो इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ये एक पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। किसका, ये फॉरेस्ट्स का पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है कि नहीं। वहां पे सॉइल भी है, वहां पे तो स्टोन्स भी हैं, वहां पे तो डेड वुड लॉग्स भी होते हैं, हर एक चीज होती है। यानी कि वहां पे लिविंग थिंग भी होता है, नॉन लिविंग थिंग भी होता है एक फॉरेस्ट में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्टोन्स भी हैं वहां पे, सॉइल भी हैं, वहां पे तरह तरह के प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, देवदार हैं वहां पे हर्बस हैं, शर्बस हैं, बाकी ट्रीज हैं, बुशेस हैं वहां पे, और साथ साथ में वहां पे लिविंग थिंग्स भी हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, और लाइन भी हैं, स्नेक भी हैं। यानी कि वहां पे लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। कहाँ पे, ये हो गया लैंड का। ये मैंने आपको एग्जांपल दी। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है ना, फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम, लेकिन दैट एग्जिस्ट्स ऑन लैंड। तो हम कहेंगे फॉरेस्ट किस में आएगा, फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएगा। किस में आएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएगा। अगर अब हम बात करेंगे एक समंदर की, समंदर में बहुत सारे डिफरेंट मतलब स्पीशीज पाई जाती हैं, किसकी, फिशेस की। और अगर आपने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो, टेलीविजन वगैरह पे, तो जब नीचे करते हैं ना वो जो डाइविंग करते हैं, वाटर डाइविंग, जब वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत लंबे कद के प्लांट्स वहाँ पे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, फिशेस भी होते हैं, बड़ी जो मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो वो भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन वो कहाँ पे इकोसिस्टम है, वो कहलाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। चलिए, हाँ, अब देख लीजिए, ये यहाँ पे है दिखाया गया है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या दिखाया गया है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, इसमें ह्यूमन मेड चीज़ें भी आती हैं। यानी कि इसमें
लिविंग थिंग्स भी आएंगे इसमें, नॉन लिविंग थिंग्स भी आएंगे। जो एबायोटिक हैं, ठीक है, एबायोटिक नेचुरल हैं, सॉरी, हाँ हाँ, इकोसिस्टम जो है इसमें नेचुरल चीज़ें भी कुछ हैं, कुछ ह्यूमन मेड चीज़ें भी हैं। जैसे हम गाड़ियाँ वगैरह देखते हैं, ये किसने बनाई? ये ह्यूमन बींग्स ने ये बनाई है, ठीक है। तो इस या मकान वगैरह जो है ये भी तो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, तो ह्यूमन मेड चीज़ें भी इसमें आएंगी और नेचुरल चीज़ें में आएंगी। फिर नेचुरल जो है, नेचुरल के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एबायोटिक सबस्टेंस में इनऑर्गेनिक सबस्टेंस भी आएंगे, ऑर्गेनिक सबस्टेंस आएंगे, फिजिकल फैक्टर्स आएंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर आएगा। तो बायोटिक में प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं और डिकम्पोजर आते हैं, याद रख लीजिएगा। आपको पता है बायोटिक जो है ना, बायोटिक में मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि वही पूरे यूनिवर्स, पूरा ये जो पूरी ये जो अर्थ है, पूरी अर्थ किसकी वजह से चलती है? प्रोड्यूसर्स की वजह से चलती है, प्लांट्स की वजह से चलती हैं। अगर प्लांट्स नहीं होते तो बाकी एनिमल्स भी नहीं होते, अगर प्लांट्स नहीं होते तो हम ह्यूमन बींग्स भी सर्वाइव नहीं करते, है ना। अगर मान लीजिए अगर प्लांट्स नहीं होते, अगर हर्बस हर्बस ट्रीज नहीं होते, ये प्रोड्यूसर्स जो है ना, प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स ही आते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही आते हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ज़रा आप इमेजिन करो, तो फिर क्या गाय सर्वाइव कर सकती थी क्या? तो डियर सर्वाइव कर सकती थी क्या? या बाकी जो जानवर है जो घास खाते हैं वो सर्वाइव कर सकती थी क्या? इवन कि ह्यूमन बींग्स भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी अगर प्लांट्स ना होते। देख लीजिए ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में क्या आता है। एक्वेरियम, जो हम एक्वेरियम खुद ही बनाते हैं, उसमें हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम मछलियाँ रखते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ की मछलियाँ रखते हैं। साथ में हम वहाँ पे कुछ ट्रीज़ भी रखते हैं, आर्टिफिशियल ट्रीज़ जहाँ जो होते हैं कुछ ट्रीज़ उसमें, ठीक है। और साथ में हम स्टून्स भी रखते हैं। तो यह इकोसिस्टम हमने खुद बनाया, जिसमें हमने लिविंग सिस्टम भी डाला, नॉन लिविंग सिस्टम भी, नॉन लिविंग चीज़ें भी रखी, और साथ में हमने इसमें वाटर भी हमने रखा, एक्वेरियम। तो एक्वेरियम किसका एग्जाम्पल है? एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। जू में भी तो हम खुद ही, वहाँ पे तो हम लेते हैं एनिमल्स को बंद रखते हैं, लेकिन वो इकोसिस्टम कौन वहाँ पे प्रोवाइड करता है? ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में ये भी आएगा। बॉटनिकल गार्डन्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, हमारे राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स, व्हीट फील्ड्स, तो उसमें वो भी एक इकोसिस्टम होता है। तो उसमें वो किस में आएगा? वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में आएगा। जो हम आर्चार्ड्स जो होते हैं, एप्पल के ऑर्चार्ड्स, पियर ऑर्चार्ड्स, एप्रिकॉट ऑर्चार्ड्स, तो वो भी किस में आएगा? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। देख लीजिए, अगर हम फॉर एग्जांपल ऑर्चार्ड्स की बात करेंगे तो ऑर्चार्ड्स में कितने किस्म के प्लांट्स होते हैं और इंसेक्ट्स भी होते हैं। साथ साथ में आपको वहाँ पे ग्रास भी देखने को मिलेगा। साथ साथ में आपको एक तो वो तो डिफरेंट वेराइटीज प्लांट्स होंगे वहाँ पे, साथ साथ में वहाँ पे सॉइल भी होती हैं, वाटर भी होती हैं। तो ये भी एक एनवायरनमेंट है ना, इसमें लिविंग सिस्टम भी है, नॉन लिविंग सिस्टम भी है, और आपस में तो ये इंटरेक्ट भी करेंगे ना। प्लांट्स तो वाटर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसीलिए ये भी इकोसिस्टम बनता है। ये किस में आएगा? लेकिन ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम को छोड़ दीजिए अब आप, उसमें फॉरेस्ट्स आएगा। फॉरेस्ट्स जो है ना, फॉरेस्ट्स एक नेचुरल इकोसिस्टम है। जैसे मैंने आपको समंदर की एग्जांपल दी, उसके अंडर एक इकोसिस्टम है, तो वो भी नेचुरल में ही आएगा। अब देख लीजिए, ऊपर मैंने आपको बताया ना, देख लीजिए यहाँ पे आप देखना, एबायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपको बताया इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर आता है। अब हम देखेंगे पहले ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, वाटर, सॉइल, ये सभी के सभी है ना नॉन लिविंग चीजें। तो ये किस में आती हैं? ये एबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में आएंगी? एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगी। तो एग्जांपल्स क्या है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की? CO2, नाइट्रोजन, O2, फास्फोरस, सल्फर, वाटर, ये सभी के सभी इनऑर्गेनिक हैं और एबायोटिक में आएंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, ये भी तो नॉन लिविंग ही है ना, ये भी एबायोटिक में आएंगे। फिजिकल फैक्टर जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर वगैरह हैं, तो ये भी किस में आएंगे? ये भी एबायोटिक में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी नॉन लिविंग है। लिथोस्फीयर तो आपको पता है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, आउटर मोस्ट पार्ट जो अर्थ का है, ये जो आप टॉप लेयर देख रहे हो उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं हम इसको? हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये बात आप याद रखना, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जिसमें क्या आता है? वाटर और वाटर लेयर्स ऑफ अर्थ आता है, ठीक है, मेड अप ऑफ ऑल द वाटर एंड वाटर लेयर्स ऑफ अर्थ। देख लीजिए, एक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप याद रखना, एटमॉस्फेयर एक ऐसा लेयर है अर्थ के सराउंडिंग्स में दैट कंप्राइजेज ऑफ गैसेस, दैट जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो गैसेस ही हैं। जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह है। एटमॉस्फेयर किसका लेयर है? ये गैसेस का लेयर है। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करेंगे, लिथोस्फीयर किसका लेयर है? ये सॉइल की लेयर है, ये मिनरल्स की लेयर है, ये रॉक्स की लेयर है, ठीक है।
अगर अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर किसका लेयर है? ये वाटर का लेयर है, ठीक है। ये अर्थ के ऊपर यानी कि 3 लेयर्स हैं, एक है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर वाटर का एक लेयर है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोस्फीयर में जितने भी ओशंस, लेक, समंदर वगैरह आते हैं ना, वो हाइड्रोस्फीयर के एग्जांपल्स कहलाते हैं, या ग्लेशियर्स वगैरह। हाइड्रोस्फीयर याद रख लीजिएगा, अर्थ की जो सरफेस है मेरे दोस्तों, अर्थ की सरफेस पे 70% जो है ना, 70% हाइड्रोस्फीयर ही है। बाकी 30% है जो है अर्थ का जो बचता है, तो उसमें आपको लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा और उसमें आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। बाकी 70% हाइड्रोस्फीयर ही है। कितना याद रखना? 70%। अब देख लीजिए मेरे दोस्तों एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, एटमॉस्फेयर किसका लेयर है? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस का लेयर है, और लेकिन इसमें साथ साथ में वाटर वेपर भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन डिफरेंट प्रपोर्शन में, कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसका भी है इसमें, लेकिन एटमॉस्फेयर में मेनली गैसेस हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये किसकी वजह से, ये हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में ये जो लेयर आप देख रहे हो, जो मैंने आपको सेकंड लेयर दिखाई, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर की लेयर हमारे अर्थ के साथ कैसे जुड़ी हुई है? ड्यू टू, याद रखना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अगर तमाम चीज़ों को अपने तरफ खींचती है ना, तो इस तरीके से ये लेयर भी इसने अपने सराउंडिंग्स में खींच के रखी हुई है, ठीक है। अब आपको बताना है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है? शाबाश, 78% इसमें नाइट्रोजन होता है। याद रखना है, परसेंटेज भी याद रखनी है आपको, 78% नाइट्रोजन होता है किसमें? एटमॉस्फेयर में। और ऑक्सीजन होता है 21%, ये भी आपको याद रखना है। कितना? 21%, ठीक है। तो ये दो जो है, दीज आर परमानेंट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमानेंट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी क्या होता है? शाबाश, बाकी जो गैस हैं वो भी स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो दो है ना, ये जो दो हैं, 78 + 21 कितना हो गया? 99, है ना। तो 99% एटमॉस्फेयर में जो 99% गैस हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21। बाकी 1% में जो आता है ना, उसमें हीलियम भी आएगा, नियॉन, ओजोन भी है, हाइड्रोजन भी है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको किस किस की परसेंटेज याद रखनी है? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आर्गन की 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। बस यहां तक काफी है, बाकी बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया था लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था ऊपर ही, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर हम किसको बोलते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में या बायोडाइवर्सिटी में प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसर एक्चुअली ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है, और प्रोड्यूसर उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपना गुज़ा खुद ही तैयार कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब आप बताओगे सर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स खुद ही अपना फूड जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है, खुद ही वो अपना फूड तैयार करते हैं। अब आप बताओगे सर प्लांट्स जो है वो खुद ही अपना गुज़ा कैसे तैयार कर सकते हैं? सभी प्लांट्स, याद रखना है आपको, सभी प्लांट्स अपना गुज़ा खुद ही तैयार नहीं कर सकते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं सिर्फ वही अपना फूड खुद ही तैयार कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो, याद रखना, ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स ग्रीन होते हैं ना, वो ग्रीन लीव्स क्यों उसके होते हैं? क्योंकि उसमें होता है एक पिगमेंट। क्या होता है? उसमें होता है एक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफिल। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना गुज़ा खुद ही तैयार करते हैं। तो इसका मतलब है जो इसमें आप ये क्लोरोफिल देखते हो ना, ये क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ये क्लोरोफिल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर भी इंपॉर्टेंट है और सनलाइट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा ग्रीन प्लांट्स की, तो उनमें क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी जाके वो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफर्स, यानी कि जो अपना गुज़ा खुद ही तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफर्स एज दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड कैप्चर सोलर एनर्जी, यानी कि सनलाइट एनर्जी, है ना, फॉर दिस प्रोसेस। तो समझ में आया ना, ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपना फूड खुद ही तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं?
एक तो वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वाटर यानी कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, जो वो कहाँ से निकालते हैं, सॉइल से निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी उनको चाहिए इसके लिए, तो वो कहाँ से निकालते हैं, एयर से निकालते हैं। और सोलर एनर्जी भी उनको चाहिए, जो वो सन से हासिल करते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज जो है, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स एक ही बात है ना। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि जो अपना गुज़ा खुद ही तैयार नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो डिपेंडेंट होते हैं, जिनके ऊपर, जो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो अपना गुज़ा खुद ही तैयार नहीं करते हैं, जो बाकी लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको बोलेंगे कंज्यूमर। क्या बोलेंगे उनको, कंज्यूमर, या उनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ। कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉफ एक ही बात है। अब जो हेटेरोट्रॉफ्स है मेरे दोस्तों, जो हेटेरोट्रॉफ्स में क्या है, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिवीजन्स। इसके 3 डिवीजन्स किए गए हैं, एक है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। तो कंज्यूमर्स जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं हर्बीवोर, दूसरे को हम बोलते हैं कार्निवोर और तीसरे को हम बोलते हैं ओमनिवोर। अब हर्बीवोर को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कार्निवोर को हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हर्बीवोर का मतलब क्या है, हर्बीवोर वो चीज़ें होती हैं जो, हर्बीवोर इज गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स। यानी कि हर्बीवोर जो हैं, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो हर्बस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, नहीं कि वो प्लांट्स खाते हैं। यानी कि वो कंज्यूमर जो प्लांट्स खाते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स जो प्लांट्स खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे काऊ हो गया, गोट, हार्स, डियर, राइनोसोरस, शीप, रैबिट, इनको हम हर्बीवोर कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो सिर्फ घास खाते हैं। कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हम किसको बोलते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, कि जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है, जो हर्बीवोर्स को खाएंगे ना, फिर देख लीजिए, पहले रैबिट हैं, रैबिट ने प्लांट को खाया, ये रैबिट था, इसने प्लांट को खाया। ठीक है, ये रैबिट था, उसको किसने खाया, प्लांट, रैबिट ने प्लांट को खाया। अब क्या हो जाएगा, ये जो रैबिट है इसको भी कोई खाएगा। इसको कौन खाएगा, इसको ईगल खाएगा, इसको डॉग खाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए, इसको डॉग खाएगा। तो ये डॉग जो है ना, इस डॉग, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हर्बीवोर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसने घास खाया, घास खाने की वजह से ये सर्वाइव कर रहा है। अब ये जो डॉग है ना, इस डॉग को हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, या इसको हम बोलेंगे कार्निवोर। कार्निवोर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हर्बीवोर को खाता है। ठीक है, ये हर्बीवोर को खाता है। और रैबिट को क्या बोलेंगे हम, रैबिट को क्या बोलेंगे हम, हर्बीवोर। क्यों, क्योंकि इसने हर्बस खाया। रैबिट ने खुद प्लांट खाया। रैबिट खुद कैसे सर्वाइव कर रहा है, इसने खुद क्या खाया, इसने खुद प्लांट खाया है। रैबिट ने खुद प्लांट खाया है। अब डॉग किसको खाएगा, डॉग प्लांट को खाएगा नहीं, डॉग रैबिट को खाएगा, डॉग हर्बीवोर को खाएगा। ठीक है, यानी कि जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सिंपली आप ये भी याद रख सकते हो, कार्निवोर ओनली मीट खाते हैं, कार्निवोरस ओनली ईट मीट। इनमें से आप देखोगे ये सभी के सभी ना, ये मीट खाते हैं, ज्यादातर ये मीट ही खाते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोर क्या खाते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं। ठीक है, अब अगर हम ओमनिवोर की बात करेंगे, ओमनिवोर दोनों खाते हैं, वो एनिमल भी खाएंगे, प्लांट भी खाएंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे ना, तो हम मीट भी खाएंगे, हम प्लांट्स भी खाएंगे, हम वेजिटेबल्स भी खाएंगे। इस तरीके से पिगस, बियर जो होते हैं ना, पिगस, बियर, चिकन्स या क्रोज, वो मीट भी खाएंगे और हर्ब्स भी खाएंगे। ओमनिवोर दोनों खाते हैं, कार्निवोर सिर्फ मीट खाते हैं, ये सिर्फ हर्बीवोर खाते हैं, हर्बीवोर वाला मीट। ठीक है, और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब रहता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो है, दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जब कोई एनिमल मरता है ना, या प्लांट मरता है ना, जब वो डेड होता है तो उसके बाद वो सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो उसको डिकम्पोज जो करता है ना, उसको जो मतलब हम कहेंगे ना, उसको पाउडर फिर बनती हैं। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम करेंगे बात प्लांट्स की, तो आप देखोगे जब वो छोटे छोटे स्टिक्स वगैरह होते हैं, जब वो सड़ जाते हैं तो उसको फिर वो जैसे पाउडर बनती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं वो फिर। तो वो सॉफ्ट, वो डिकम्पोज कैसे होती हैं, थ्रू डिकम्पोजर्स। तो इसको कौन डिकम्पोजर्स में कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, यानी कि ये लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, डेड हो गया, और डेड होने के बाद इसको कौन खाएगा, बैक्टीरिया खाएगा, फंजाई खाएगा, डिकम्पोज करेगा। अब देख लीजिए फूड चेन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फूड चेन जो है मेरे दोस्तों, वीडियो चल रही है ना, एक सेकंड, यहाँ पे शोर चल रही है बैकग्राउंड। देख लीजिए फूड चेन हम किसको बोलते हैं। फूड चेन एक सीरीज होते हैं, किनकी, ऑर्गेनिजम्स की।
सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा दूंगा, एक सेकंड रुकिए। फूड चेन एक सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म्स की, जिसमें क्या होता है, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। ठीक है, हर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। किसके लिए डिपेंड होता है? फूड के लिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, ठीक है, समझना अच्छे से समझना, फूड चेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक जंगल है, उस जंगल का जो प्रोड्यूसर होगा वो कौन होगा? वो तो देवदार होगा, वो तो हर्बस होंगे ना, शर्बस होंगे, ट्रीज होंगे। ठीक है, हर्बस ये क्या है? ये प्रोड्यूसर्स हैं, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो पहले यही हासिल करेंगे, किससे? सन से, जमीन से पहले यही न्यूट्रिएंट्स निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पहले यही इनहेल करेंगे, तो ये अपने लिए गुज़ा बनाएंगे। ठीक है, फिर रैबिट आएगा। कौन आएगा फिर? रैबिट। वो क्या करेगा? वो इस हर्ब को खाएगा, वो इस घास को खाएगा, फिर इस रैबिट को भी कोई खाएगा। ठीक है, कोई ऐसे मत खाएगा। क्यों? हम क्यों खाते हैं? हम फूड क्यों खाते हैं? हम प्लांट्स क्यों खाते हैं? हम एनिमल्स को क्यों खाते हैं? फॉर आवर सर्वाइवल, एनर्जी हासिल करने के लिए, है ना। हम इनके ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी को लेकर के हम इनके ऊपर डिपेंड है, मीट के ऊपर या हर्बस के ऊपर, शर्बस के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, है ना। वरना हम इनको मत खाते हैं, भले हम ऐसे उनको क्यों खाएंगे? हमें एनर्जी चाहिए, तभी हम इनको खाते हैं। इस तरीके से बाकी ऑर्गेनिज्म्स जो एक दूसरे को खाते हैं ना, वो भी इसीलिए खाते हैं ताकि उनको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इस रैबिट को अब कौन खाएगा? इसको फॉक्स खाएगा। कौन खाएगा? फॉक्स खाएगा। इस फॉक्स को फिर कौन खाएगा? इसको लायन खाएगा, है ना, या टाइगर खाएगा। इस टाइगर को कौन खाएगा? आपने सुना होगा एक ईगल टाइप होती है। ठीक है, एक ईगल, जिस तरीके से एक ईगल होती ना, उस तरीके से एक बर्ड होता है, वो लाइन को अटैक कर सकती हैं। मान लीजिए हम इसको यहीं पे स्किप करेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं पे, उस ईगल का नाम हम नहीं लेंगे। मान लीजिए उसको लाइन ने खाया, फॉक्स को। जब ये लाइन मरेगा, ठीक है, जब ये लाइन मरेगा, इसको कौन डिकम्पोज करेगा? बैक्टीरिया, फंजाई, यानी कि डिकम्पोजर्स, है कि नहीं? है कि नहीं? लाइन को भी तो मरना है, लाइन ऐसे ही मत रहेगा। ये जो बैक्टीरिया वगैरह ये किसका वेट करते हैं? ये वेट करते हैं कि लाइन कब मरेगा, या ये फॉक्स कब मरेगा, या ये रैबिट कब मरेगा। ठीक है, ये जो ट्रीज हैं ये कब डेड हो जाएंगे, हम इनके ऊपर बैठेंगे। बैक्टीरिया इसी का वेट कर रहा होता है। और फॉक्स किसका वेट करता है? कि रैबिट यहां से कब आएगा, मैं इसका शिकार करूंगा। लाइन वेट करता होता है कि फॉक्स कब आएगा या रैबिट कब आएगा, मैं इनका शिकार करूंगा। अब देख लीजिए क्या होता है। ये जो रैबिट है ये किसके ऊपर डिपेंड है? समझना, अच्छे से समझना। रैबिट किसके ऊपर डिपेंड है? रैबिट प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हर्बस के ऊपर डिपेंड है। फॉक्स किसके ऊपर डिपेंड है? रैबिट के ऊपर। लाइन किसके ऊपर डिपेंड है? फॉक्स के ऊपर। बैक्टीरिया किसके ऊपर डिपेंड है एनर्जी के लिहाज से? लाइन के ऊपर। यानी कि ये सभी, ये एक चेन बन गई। क्या बन गई? ये मैंने आपको सिर्फ फॉरेस्टर्स की एग्जांपल दी। ये एक चेन बन गई जिसमें क्या है, तमाम ऑर्गेनिज्म्स जो है वो फूड को लेकर के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वो एनर्जी जो इनको चाहिए वो उसको लेकर के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, रैबिट चाहता है कि हर्बस ज्यादा होना चाहिए ताकि मैं एनर्जी हासिल करूं, अपनी एनर्जी जो है वो मैं हासिल करूं। फॉक्स चाहता है कि रैबिट होने चाहिए ताकि मैं अपना फूड जो है वो मैं हासिल कर सकूं। लाइन भी चाहता है कि फोकस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा शिकार कर पाऊं। ठीक है, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म्स जो इस चेन में आए ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि इनको फूड चाहिए। ठीक है, फूड, सोर्स ऑफ फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देखा आपने? तो इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। ये जो चेन बन गई, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया, हर्बस जो रैबिट जो है हर्बस के ऊपर डिपेंड है, फॉक्स रैबिट के ऊपर डिपेंड है, लाइन फॉक्स के ऊपर डिपेंड है, इस तरीके से डिकम्पोजर्स लाइन के ऊपर डिपेंड है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो एक चेन बन गई, इस चेन को हम बोलेंगे फूड चेन। तो फूड चेन किससे स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। सीधी सी बात है, जब हर्बस होंगे तभी तो रैबिट सर्वाइव करेगा ना। जब हर्बस होंगे तभी तो काऊ सर्वाइव करेगी ना। जब हर्बस होंगे तभी तो डियर सर्वाइव करेगी ना। अगर डियर सर्वाइव नहीं करेगी, काऊ सर्वाइव नहीं करेगी, रैबिट सर्वाइव नहीं करेगी, जो बाकी ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया, फॉक्स वगैरह, या हम ह्यूमन बींग्स, तो हम सर्वाइव करेंगे क्या? मत करेंगे। तो प्रोड्यूसर से फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। यहां पे आप देख सकते हो, प्रोड्यूसर्स किससे हासिल करेगी? सनलाइट, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड वो पहले हासिल करेगी खुद प्रोड्यूसर से। यहाँ पे फिर जो फूड चेन है वो स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर्स को फिर हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को फिर टर्शियरी कंज्यूमर खाएंगे, टर्शियरी कंज्यूमर को फिर डिकम्पोजर खाएंगे। यानी कि
यहाँ पे ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद यहाँ पे हर्बीवोर आएंगे, हर्बीवोर के बाद यहाँ पे कौन आएंगे, कार्निवोर आएंगे, कार्निवोर के बाद ओमनीवोर इनको खाएंगे, ओमनीवोर को फिर डिकम्पोजर खाएगा। ठीक है। फूड वेब हम किसको बोलते हैं? फूड वेब इज इंटरलिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन। ये जो इंटरलिंक्ड अरेंजमेंट होता है ना फूड चेन में, जो ये इंटरलिंक्ड अरेंजमेंट जो होता है इसी को हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है। फूड चेन में जो ये अरेंजमेंट होते हैं ना उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। सिंपल है ये। ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? यानी कि हमेशा आप ये देखोगे कि पहले सनलाइट जब होगी तभी जाके प्रोड्यूसर सर्वाइव करेंगे, जब प्रोड्यूसर्स होंगे तभी जाके हर्बीवोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जब हर्बीवोर्स होंगे तभी जाके कार्निवोर्स सर्वाइव करेंगे। ठीक है। कार्निवोरस से फिर ये जो एनर्जी है ये टॉप कार्निवोर में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डिकम्पोजर में ट्रांसफर हो जाएगी। देख लीजिए, मैंने आपको बताया एनर्जी जो इकोसिस्टम में फ्लो होती है ना, फूड जो इकोसिस्टम में फ्लो होती है ना, वो कैसे होता है फ्लो? वो पहले प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। जब प्रोड्यूसर सर्वाइव करेंगे उसके बाद ये फूड कहाँ पहुंचेगा? हर्बीवोर में। ये जब हर्बीवोर को जब कार्निवोर खाएगा तो ये फूड कार्निवोर में पहुंचेगा। जब कार्निवोर को टॉप कार्निवोर डिकम्पोजर खाएगा तो फिर ये इसमें पहुंचेगा। ऐसा आप कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे आपको किसी भी इकोसिस्टम में नहीं देखने को मिलेगा कि पहले हर्बीवोर था उसके बाद टॉप कार्निवोर आया उसके बाद प्रोड्यूसर को फूड मिला। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। हर्बीवोर जो है वो खुद अपना गुज़ा कैसे तैयार करेगा जब तक ना उसके सामने प्लांट्स होंगे, जब तक ना उसके सामने एनिमल्स बाकी होंगे। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सेम एक ही डायरेक्शन में। हर एक इकोसिस्टम में आपको पहले प्रोड्यूसर देखने को मिलेंगे, उसके बाद हर्बीवोर में, उसके बाद ट्रांसफर जाएगा कार्निवोर में एनर्जी, और उसके बाद टॉप कार्निवोर में। इको बैलेंस हम किसको बोलते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस है इको बैलेंस, द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज देयर एनवायरमेंट। ये जो बैलेंस होता है ना, हमारा जो बैलेंस है, हम लिविंग बींग्स का जो बैलेंस है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, तो इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस है, इको बैलेंस। यानी कि जिस तरीके से हम हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स यही कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और अपना गुज़ा बनाते हैं, फिर हम उन्हीं प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, और इन्हीं प्लांट्स को बाकी एनिमल्स खाते हैं, उन एनिमल्स को बाकी एनिमल्स खाते हैं। ये एक बैलेंस रखा है ऊपर वाले ने, तो इसको हम बोलेंगे ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस है। अब देख लीजिए इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इट्स टाइप्स। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है मेरे दोस्तों? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। मान लीजिए ये ग्राफ होता है। क्या होता है? ये ग्राफ होता है जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं, जिसमें दिखाई जाती है, इस ग्राफ में क्या दिखाई जाती हैं? रिलेशनशिप दिखाई जाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो एक इकोसिस्टम में होते हैं। ठीक है, जैसे एक फॉरेस्ट है, एग्जाम्पल है, हर एक ने तो फॉरेस्ट देखा होगा ना, इसलिए मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है। तो अगर हम उसको एक ग्राफ पे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे ये एक इकोलॉजिकल पिरामिड है। क्योंकि यानी कि ये एक ऐसा पिरामिड है, एक ऐसा ग्राफ है जो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड ही बोलेंगे ना। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में कौन सी रिलेशनशिप दिखाई जाती है? इसमें यही रिलेशनशिप दिखाई जाती है कि कितने ऑर्गेनिजम्स इस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, कितना एनर्जी इस ऑर्गेनिज्म से लेकर इस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है और कितना इससे लेकर यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, और सबसे पहले एनर्जी जो है वो किस में आती है और फिर उसके बाद किस में आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन हासिल करता है और उसके बाद जो इसके नेक्स्ट स्टेप में आएगा उस तक कितनी एनर्जी पहुंचती है और उसके बाद जो आएगा उस तक कितनी एनर्जी पहुंचती है। ये भी इकोलॉजिकल पिरामिड से हमें पता चलता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि जिसमें हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर में कितनी एनर्जी थी, फिर कंज्यूमर तक कितनी पहुंची, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर तक कितनी पहुंची, फिर टर्शियरी कंज्यूमर तक कितनी पहुंची। पिरामिड ऑफ बायोमास होता है। ठीक है, यानी कि कितना एनर्जी जो है वो इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट था। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, यानी कि कितने, ठीक है, पहले प्रोड्यूसर्स कितने थे, उसके बाद कंज्यूमर्स कितने थे, टर्शियरी कंज्यूमर्स कितने थे। तो पिरामिड 3 किस्म के होते हैं, एनर्जी का, बायोमास का और नंबर का। पिरामिड ऑफ एनर्जी अगर हम देखेंगे, देख लीजिए, ये एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। जैसे मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, यही बताया ना मैंने आपको। तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड यहाँ पे बनाया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि कितना एनर्जी प्रोड्यूसर्स में था और उसके बाद कंज्यूमर्स तक कितना पूछा और सेकेंडरी कंज्यूमर में कितना पूछा, टर्शियरी कंज्यूमर तक कितना पूछा। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्तों, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ना, ये हमेशा अपराइट होता है। क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है।
ऐसे आपको देखने को मिलेगा। आपको कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना मेरे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, देख लीजिए, ये सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो एनर्जी जाएगी वो कहाँ जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डब्बा है ये कम हो गया है ना, तो इसका मतलब है थोड़ा सा एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने खुद के लिए इस्तेमाल की है, अब बाकी जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर में चला गया। अब उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में। जाहिर सी बात है, जब प्रोड्यूसर्स का एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर हो गया तो प्राइमरी कंज्यूमर तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ एनर्जी हासिल करेंगे, बाकी कहां छोड़ देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो ये डब्बा और भी ज्यादा छोटा होगा, यानी कि जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है ना। वो जितना हम नीचे जाते हैं, ठीक है, जितना हम ट्रैफिक लेवल में ऊपर जाएंगे, नीचे बोलेंगे ऊपर बोलोगे एक ही बात है, तो जितना हम प्रोड्यूसर से आगे जाएंगे, ठीक है, जितना हम प्रोड्यूसर से आगे जाएंगे उतना आपको देखने को मिलेगा कि एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। इसलिए जो पिरामिड बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऑलवेज अपराइट बनेगा। हमेशा तो ऐसे ही देखने को मिलेगा ना, सबसे ज्यादा एनर्जी तो प्रोड्यूसर्स में होगी, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में। क्यों, पहले वो खुद कुछ खाएंगे, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो फिर बाद में ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा ही मत है कि वहां से लाएंगे एनर्जी आगे डालेंगे, नहीं। तो इसलिए आपको ये ग्राफ ऐसे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि प्रोड्यूसर में कम था फिर प्राइमरी कंज्यूमर में ज्यादा आया फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा आया, ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है, आपको टिडबिट्स याद रखने हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट ही होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। पिरामिड ऑफ बायोमास, pyramid of biomass indicates total mass of organisms in each trophic level, यानी कि जो सिंपली हम कहेंगे जो वजन है, ठीक है, जो मास है तमाम ऑर्गेनिजम्स का एक ट्रॉपिक लेवल में। मान लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे देखा जाएगा इनका टोटल मास कितना है, इनका मास कितना है, कंज्यूमर्स का मास कितना है। तो इस पिरामिड में मास देखा जाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल में कितना है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमने देखा एनर्जी कितना है, तो हमने देखा सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स में था वहां पे, है ना। प्रोड्यूसर जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी था ना, जो एनर्जी पिरामिड था, पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमने देखा सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स में है और सबसे कम एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर्स में है ना। वही देखा ना हमने, क्योंकि ऐसे जितना हम जाएंगे आगे प्रोड्यूसर से उतना एनर्जी कम होती जा रही है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम मास देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर में कितना मास था, कंज्यूमर में कितना मास था। यहाँ पे हम एनर्जी की बात नहीं करेंगे। तो इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, जैसे मैं आपको फॉरेस्ट की एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहां पे हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा बायोमास, ठीक है, बायोमास का पिरामिड, यानी कि प्रोड्यूसर का वजन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर की बात हम करेंगे तो उनका वजन थोड़ा सा प्रोड्यूसर से कम होगा। अगर हम फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करेंगे तो इनका इन दोनों से कम होगा, यानी कि जितना हम आगे जाएंगे, जिस तरीके से हमने देखा पिरामिड ऑफ एनर्जी में, जितना वहां पे एनर्जी, जितना हम आगे जा रहे थे एनर्जी कम होती जा रही थी, इस तरीके से पिरामिड ऑफ बायोमास में जितना हम आगे जाएंगे ना उतना क्या हो जाएगा, उतना मास जो है सबस्टेंसेस का वो कम होता जाएगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको अपराइट पिरामिड देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है, कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब यानी कि वो ऐसा होता है, यानी कि वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रोड्यूसर्स कम है, क्या है, प्रोड्यूसर्स कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा है, टर्शियरी कंज्यूमर उससे ज्यादा है, और जो टर्शियरी कंज्यूमर सबसे ज्यादा है, सबसे कम प्रोड्यूसर्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। याद रखना है, मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए। ऊपर मैंने आपको बताया एक यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, एनर्जी जो होती है वो फ्लो होती है यूनिडायरेक्शनल में, ठीक है, एक मैंने आपको ये बताया। और दूसरा मैंने आपको बताया जो एनर्जी का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा अपराइट होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी में हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखना है जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है मेरे दोस्तों, पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट होता है, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे भी मास जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वहाँ पे जितना हम आगे जाते हैं प्रोड्यूसर से उतना बायोमास कम होता जा रहा है। पिरामिड ऑफ नंबर्स में हम क्या देखते हैं, नंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। इसमें भी ऐसे ही देखा जाता है कि कितने ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे नंबर देखा जाते हैं, 5 प्रोड्यूसर्स कितने थे, कंज्यूमर्स 6 थे क्या,
टर्शरी कंज्यूमर्स 8 थे। इस तरीके से यहाँ पे नंबर देखा जाता है। तो दिस pyramid कैन हैव 2 डिफरेंट फार्म्स। इसको 2 डिफरेंट फार्म्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सी बात है, अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे तो ऐसे बनेगा, अगर प्रोड्यूसर सबसे कम होंगे तो ऐसा बनेगा। यानी कि ये अपराइट भी हो सकती हैं, ये इन्वर्टेड भी हो सकती हैं। अब देख लीजिए पोल्यूशन। पोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? एनी अनडिजायरेबल चेंज, यानी कि वो चेंज जो हम चाहते नहीं है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन होता है फिर भी। तो जैसे एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर, लैंड और सॉयल, यानी कि सॉयल, वाटर, एयर या लैंड में अगर कोई भी ऐसी चेंज आएगी, अनडिजायरेबल चेंज जो हम चाहते नहीं है, ठीक है, चाहे वो फिजिकल चेंज आए, केमिकल चेंज आए या बायोलॉजिकल चेंज आए, तो उसको हम बोलेंगे पोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एयर और वाटर की एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो एयर में जब मान लीजिए डस्ट ऐड हो जाती हैं, ये फिजिकल एक चेंज हम कहेंगे। या कोई हार्मफुल गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें ऐड हो जाएगी, तो ये भी एक केमिकल, ये फिजिकल चेंज हो गई एयर की। ये केमिकल चेंज आई एयर में। या वायरसेस एयर में फैल गए, ये बायोलॉजिकल चेंज हो गई। तो इनमें से हम कोई भी चेंज मत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक अनडिजायरेबल चेंज है। जो अनडिजायरेबल चेंज चाहे वो फिजिकली हो, केमिकली हो या बायोलॉजिकली हो, किसी भी चीज़ में, एयर, वाटर, लैंड या सॉइल में, तो उसको हम बोलेंगे पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से हम चाहते नहीं है कि वाटर में कोई ऐसा चीज़ मिक्स हो जाए, फीसिस मिक्स हो जाए या कोई केमिकल मिक्स हो जाए, लेकिन हो जाता है, ठीक है, फैक्ट्रीज की वजह से, ऑटोमोबाइल्स की वजह से, ह्यूमन बींग्स की वजह से। तो ये अनडिजायरेबल चेंज जो हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ये पोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। उनकी जो अनडिजायरेबल चेंज इसमें जो होती है उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से पोल्यूशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, लेड से भी। नेक्स्ट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो भारत का की जो गवर्नमेंट थी, इसने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, याद रखना ईपीए, इसने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इन्फोर्स किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था, एक एक्ट जो है वो पास किया गया जिसका नाम था ईपीए एक्ट, दैट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। उन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड किया था, किसके लिए? ताकि हम प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को और इसकी जो एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो हम और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। और ये कहा गया था एयर, वाटर और सॉयल की जो है वो हम प्रोटेक्शन करेंगे और इसकी क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे। तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी हो सकती है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है, साउंड पोल्यूशन भी हो सकती है, यानी कि जिसको हम नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं, या लैंड पोल्यूशन या सॉयल पोल्यूशन भी हो सकती है। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, एयर पोल्यूशन के लिए भारत में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, ठीक है, एयर प्रिवेंशन या जिसको हम एयर एक्ट सिंपली बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअली इसका नाम था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, भारत में 1981 में लागू हुआ। कब से लागू हुआ? शाबाश। एयर प्रोटेक्शन एक्ट या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये कब से स्टार्ट हुआ? 1981 से भारत में ये लागू हुआ, ठीक है। तो सोर्स ऑफ पोल्यूशन, या देख लीजिए, एयर पोल्यूशन दो तरीके से हो सकती है, या तो नेचुरल हो सकता है या तो मैन मेड हो सकता है। एयर नेचुरली कैसे पोल्यूट हो सकता है? जब फॉरेस्ट फायर लग जाते हैं ना, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, ठीक है, या जब फॉग खुद ब खुद मतलब एयर में होता है, तो नेचुरली जो फॉग मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब विंटर का सीजन होता है तो फॉग जो नेचुरली बनता है तो वो भी पोल्यूट करता है एयर को। तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं। अगर हम मैन मेड सोर्सेज की बात करेंगे तो व्हीकल इसमें आएंगे, पावर प्लांट्स आएंगे, फैक्ट्रीज आएंगे, उससे जो धुआं निकलता है ये ह्यूमन बींग्स की वजह से निकलता है ना, तो दैट्स वाई उसको हम बोलेंगे मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। 50% जो पोल्यूशन है ना, जो पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन, वो व्हीकल्स की वजह से होता है, व्हीकल्स के स्मोक की वजह से। व्हीकल्स जो है वो क्या करते हैं, वो कौन सा गैस छोड़ देते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैस आप याद रखना। व्हीकल्स के धुएं में कौन सा गैस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जब इनकम्प्लीट बर्न होता है ना फ्यूल, किस में? हमारे व्हीकल्स में, तो उसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से निकलता है। यानी कि जब पेट्रोल और डीजल इनकम्प्लीट बर्निंग होता है ना फ्यूल्स का व्हीकल्स में, इसीलिए वो जो वहाँ पे धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये एक पॉइजनस गैस होता है। क्या होता है? ये पॉइजनस गैस होता है। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड वो ये रिड्यूस करता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर किसी गैस के साथ मिक्स होता है तो उसके बाद ये ब्लड
का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि ब्लड फिर ठीक तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। समाग आपको याद रखना है, समाग में क्या होता है, समाग आपको सिंपली याद रखना है, स्मोक और फॉग, स्मोक और फॉग जब मिलता है ना तो वो बनाता है समाग, ठीक है। धुंध जिसको हम बोलते हैं, धुंध समाग है ना। समाग से क्या होता है, इट काजेज डिफिकल्टीज सच एज, इसमें इससे अजमा होता है या अस्थमा पड़ी की बात नहीं, इससे कफ की प्रॉब्लम होती है, वीजिंग कफ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम रिफाइनरी से कौन कौन से मेजर गैस निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको हम बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मतलब होता है जो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, CFC से याद रखना, ओजोन लेयर किससे डिप्लीट होता है, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में किससे डिप्लीट होता है, ड्यू टू CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। एसिड रेन, एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन इससे क्या होता है, ये क्रूड करता है किसको, मार्बल ऑफ द मोनूमेंट, जैसे ताजमहल मार्बल्स का बना हुआ है ना, बाकी मोनूमेंट्स भी जो मार्बल्स के बने हुए हैं, एसिड रेन की वजह से, यानी कि एसिड रेन का pH कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो इस मोनूमेंट के मार्बल्स होते हैं वो क्रूड हो जाते हैं, ठीक है, उसमें क्रूजन होते हैं, यानी कि वो खराब हो जाते हैं। तो इस एसिड रेन से जो ये मार्बल्स मोनूमेंट के खराब होते हैं तो इसको हम बोलते हैं मार्बल कैंसर भी, यानी कि मार्बल का खराब होना एसिड रेन की वजह से, उसको हम बोलते हैं, इसको क्या हुआ है, मार्बल कैंसर हुआ है। जो आउटर सरफेस है ताजमहल की मेरे दोस्तों, आउटर सरफेस जो है ताजमहल की, उसके जो मार्बल हैं वो येलोविश होने लगे हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी कि ड्यू टू एसिड रेन, उसकी वजह से क्या हुआ है, ताजमहल पे जब बारिश गिरती हैं तो उसकी जो धीरे धीरे उसके जो मार्बल्स हैं वो येलोविश होने लगे हैं, तो किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से होने लगे हैं। क्यों, क्योंकि इस एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये कहा जाता है मथुरा रिफाइनरी जो है, मथुरा रिफाइनरी जो आगरा के नज़दीकी हैं, मथुरा रिफाइनरी जो ताजमहल के नज़दीकी हैं, उसी की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में ज़्यादा पाई जाती हैं, उसी की वजह से मार्बल कैंसर हुआ है ताजमहल में भी। हाइड्रोकार्बन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, कोल और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से। अच्छा, एसिड रेन देख लीजिए क्या होता है, जब पीएच वैल्यू रेन वाटर का 5.6 पीएच स्केल आपको पता है ना, जो 7 से कम जिसका पीएच होगा वो एसिडिक कहलाता है, 7 से ज़्यादा जिसका पीएच होगा उसको हम बेसिक कहलाते हैं। तो जब रेन का पीएच वैल्यू 5.6 होगा तो हम बोलेंगे ये एसिड रेन है, ठीक है। यानी कि जब 7 से कम होगा, जब 5.6 होगा तो हम कहेंगे कि ये एसिड रेन है, यानी कि जिस रेन वाटर का pH 5.6 से कम होगा तो उसको बोलेंगे एसिड रेन है। तो बर्निंग फोसल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, पेट्रोल वगैरह जो हैं ये हार्मफुल गैसेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से एसिड रेन जो है वो बनती हैं। एसिड रेन इज काज्ड बाय इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखना है आपको। तो एसिड रेन के काजेस दो कौन से गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं है ये, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड। एसिड रेन से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी, इससे पाइप्स में भी क्रूजन होता है। मार्बल्स को क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मार्बल्स को मार्बल कैंसर होता है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोलॉजी के रिलेटेड। एसिड रेन से क्या होता है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल में, जैसे कैल्शियम होता है, ठीक है, जैसे कैल्शियम होता है सॉइल में, ये उसको भी रिमूव कर देता है। यानी कि एसिड रेन की वजह से सॉइल में जो कैल्शियम की लेवल है वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है, यानी कि सॉइल फिर इनफर्टाइल बनती है। अब देख लीजिए नॉइज पोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, नॉइज पोल्यूशन जो है इसके लिए भी एक एक्ट जारी किया गया था जिसको हम बोलते हैं एयर एक्ट, या जिसको हम बोलते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वो इसी में आता था। तो क्या किया गया था, 1981 में जो फोर्स हुआ इसको अमेंड किया गया। पहले क्या किया गया था, एयर एक्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये पहले 1981 में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। लेकिन उसके बाद 1987 में इसको अमेंड किया गया, यानी कि इसमें चेंजेस लाए गए। कौन से चेंज लाए गए, पहले इसमें एयर था ना, तो अब इसके साथ साथ इसमें नॉइज भी इंक्लूड किया गया, यानी कि ये कहा गया
कि नॉइज एज वेल एज एयर पोल्यूशन को हम होने नहीं देंगे, हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे। पहले ये कहा गया था कि एयर से ये बचाएंगे, अब 1987 में इसको अमेंड करके चेंजेस लाए गए। इस एक्ट में कहा गया कि इसमें आप नॉइज भी इंक्लूड करो, यानी कि अब आप ये कहो कि हम एनवायरनमेंट को एयर एज वेल एज नॉइज से बचाएंगे। तो नॉइज पोल्यूशन इज द इमिशन ऑफ लाउड साउंड, जब मतलब कोई लाउड साउंड एयर में सर्कुलेट हो जाएगी, जब कोई लाउड साउंड एयर में क्या हो जाएगी, शाबाश, इमिट हो जाएगी, तो जिससे ह्यूमन बींग्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे, शाबाश, उसको हम बोलेंगे नॉइज पोल्यूशन। यानी कि देख लीजिए, अगर आप गाने सुन रहे हैं ना, अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो, आपने डीजे लगाया हुआ है, आप हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हो, तो यानी कि उस लेवल यानी कि आपने उतनी वॉल्यूम रखी है जिससे आपके कानों पे, जिससे आपके नाइबर्स के ईयर्स पे, जिससे आपके नाइबर्स के हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको हम नॉइज पोल्यूशन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम नॉइज पोल्यूशन नहीं कहेंगे। अब अगर आप उस लेवल की वॉल्यूम पे कोई गाना सुन रहे हो, डीजे आप बजा रहे हो, जिससे कि आपके मतलब हेल्थ सिस्टम पे या आपके नाइबर्स के हेल्थ सिस्टम पे असर पड़ सकता है, उनके कानों पे असर पड़ सकता है, ठीक है, उनके हेयरिंग पावर पे असर पड़ सकता है, या बाकी एनिमल्स के एक्टिविटीज़ पे असर पड़ सकता है, तो उस वक्त हम बोलेंगे ये नॉइज पोल्यूशन है। यानी कि आप सुन सकते हो लेकिन बहुत कम वॉल्यूम पे, जो यानी कि जो मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी। तो यूनिट ऑफ साउंड जो है ना वो डेसिबल है। क्या है? वो डेसिबल है। और अब लाउड साउंड हम किसको बोलेंगे? ये आप कैसे बोल सकते हो कि किस ये आप कैसे कह सकते हो कि मतलब मैं किस वॉल्यूम, यानी कि मैं कितनी वॉल्यूम रखूं ताकि ना ही मेरे हेल्थ पे इफेक्ट पड़े, ना ही मेरे नाइबर्स के हेल्थ पे इफेक्ट पड़े, ना ही बाकी जो एनिमल्स हैं इनकी एक्टिविटीज़ पे असर पड़े। तो आप ये कोई तो मतलब पॉइंट फिक्स किया होगा ना कि इतने वॉल्यूम पे आप सुन सकते हो। तो याद रख लीजिएगा, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड दैट ए पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट 80 डेसिबल। यानी कि 80 डेसिबल तक आप आराम से 80 डेसिबल तक आप आराम से गाना बजा सकते हो। जैसे ही आप वॉल्यूम 80 डेसिबल से ज़्यादा करोगे, ठीक है, जैसे ही आप वॉल्यूम जो है वो 80 डेसिबल से ज़्यादा इंक्रीज करोगे, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी हियरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी जो नाइबर्स हैं, आपके जो सराउंडिंग्स में जो एनिमल्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे भी असर पड़ेगा। यानी कि 80 डेसिबल तक आप आराम से विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट आप सुन सकते हो कोई भी म्यूज़िक वगैरह, ठीक है। तो अब सुन लीजिए आप, आपसे पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ साउंड क्या है, तो आप बोलोगे डेसिबल, ठीक है। ये यूनिट ऑफ नॉइज क्या है, तो आप बोलोगे डेसिबल। आपसे अब ये पूछा जाएगा कि ये बताइए, तो एक पर्सन जो है वो विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट वो कितनी लाउडनेस की साउंड को सुन सकता है, तो आप याद रखना 80 डेसिबल, ठीक है, 80 डेसिबल, डीबी ऐसे हम इसको लिखते हैं। काजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट की वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है, एयरक्राफ्ट जो चलते हैं ऊपर आसमान में उससे नॉइज पोल्यूशन होता है, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से जो नॉइज होता है उसको भी हम नॉइज पोल्यूशन में इंक्लूड कर सकते हैं। फायर क्रैकर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है, लाउड स्पीकर्स की वजह से हो सकता है नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है? परमानेंट हेयरिंग लॉस हो सकती है अगर आपने 80 डेसिबल से ज़्यादा सुना। इनसोम्निया हो सकता है, डिप्रेशन रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं। अब वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, तो वाटर बॉडीज भी हम तो पोल्यूट करते हैं, उसमें तो हम ह्यूमन बींग्स माहिर हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर एक्ट इन्फोर्स किया, ठीक है, वाटर एक्ट उन्होंने लागू किया, यानी कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में उन्होंने क्या किया? शाबाश, उन्होंने ये पास किया। तो अगर हम अब देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो ये वाले हैं, वो तो आपको पता ही है कि सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं चाहता था कि मैं एक ही क्लास में ये सारा कंप्लीट करूं। असल में जो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो अभी नीचे हैं, वन लाइनर इसमें हैं, जैसे ओजोन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, वन लाइनर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, थिकनेस ऑफ ओजोन कैसे नापी जाती है, वन लाइनर जो है ना ये असल में इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्लास में अब हम ये कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।